This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे इस क्लास में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट। तो आए स्टार्ट करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले बच्चे हम इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं कि आपने रिवाइज्ड अमाउंट कैलकुलेट करनी है टोटल एसेट्स की, टोटल लायबिलिटीज की और नेट प्रॉफिट की। अच्छा, उन्होंने हमें इसकी ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी हुई है इस क्वेश्चन में और कहा दो जगहों पे मिस्टेक हो गई हुई है, आपने उन्हें करेक्ट करना। करेक्ट करने के बाद जो इफेक्ट उस करेक्शन की वजह से प्रॉफिट, एसेट्स और लायबिलिटीज में आएगा, वो इनकॉर्पोरेट करने के बाद, तो आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग जो इंफॉर्मेशन का इफेक्ट टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज और नेट प्रॉफिट में आए, वो इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो अमाउंट बने वो आपने हमें डिटरमिन करके बताना। तो ये रिक्वायरमेंट थी। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अब हम। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डीएल के हमारे पास मौजूद है डिटरमिन लिमिटेड की। ईयर एंड बचे 31 दिसंबर 2021 और हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है टोटल एसेट्स की भी, टोटल लायबिलिटीज की भी और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर की। जब हम रिव्यू कर रहे थे ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कुछ इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए। वो कौन कौन से इश्यूज हैं? वो दो इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू, डीएल ने क्लासिफाई किया इन्वेस्टमेंट इन जुबिलेंट जेएल की इन्वेस्टमेंट को जी जेएल की इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बनाना। और जब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बनाया तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी इक्विटी मेथड यूज किया हुआ होगा, क्योंकि आपको तो पता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जब भी इन्वेस्टमेंट की जाए किसी एसोसिएट में तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है बाय यूजिंग इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपको पता है, इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? इनिशियली इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर मेजर करते हैं, जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट होता था वो ऐड किया करते थे और डिविडेंड रिसीव इसमें से डिडक्ट कर दिया करते। तो उन्होंने इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग को यूज करते हुए जो जेएल में इन्वेस्टमेंट की उसको वैसे रिकॉर्ड कर डाला, जबकि कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है ही नहीं है। डीएल जेएल को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट किस डेट पे की है? यकम फरवरी। अच्छा, रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2021, जबकि इन्वेस्टमेंट हो रही है यकम फरवरी। और अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बता सकते हैं कि यकम फरवरी 2021 से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं? शाबाश, 11 मंथ्स। ठीक हो गया। तो डीएल ने नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए? 11,000 शेयर्स, सॉरी 40,000 शेयर्स परचेज किए। कितने शेयर्स परचेज किए? 40,000 जेएल में। और ये 15% जेएल की शेयर होल्डिंग का है। 15% जीएल के शेयर होल्डिंग का है, तो आपको पता है एसोसिएट तो 20% से 50% के इन बिटवीन होती है। उसकी इन्वेस्टमेंट 20% से 50% तक अगर होगी तो वो एसोसिएट बनेगी, अदरवाइज तो वो एसोसिएट नहीं है। तो ये सिंपल इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा, अब हर शेयर कितने रुपए का खरीदा है? 80 रुपए का हर शेयर खरीदा। 30 सितंबर 2021 को जेएल ने कैश डिविडेंड 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से पे किया हुआ। जेएल ने
जितना भी प्रॉफिट था पूरे साल भर का वो 2.4 मिलियन बताया फॉर द ईयर एंड। कितना प्रॉफिट बताया? 2.4 मिलियन। अच्छा, अब अगर तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है तो फिर हमें करेक्ट करना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में मैंने आपको जैसा कि बताया कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में पहले ही इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे लिखा जाता है, इसमें प्रॉफिट ऐड किया जाता है और डिविडेंड को डिडक्ट किया जाता है। अच्छा, अब ये एडजस्टमेंट तो हमें खत्म करनी होगी, क्योंकि सिंपल इन्वेस्टमेंट है तो डिविडेंड की अमाउंट सिर्फ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इनकम के तौर पे शो होगी, बाकी इफेक्ट को हमें रेक्टिफाई करना होगा। शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर, जो फेयर वैल्यू है ना हर शेयर की, वो 70 रुपीज है 31 दिसंबर 2021। अच्छा, अब देखें, इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया गया है IAS 28 के मुताबिक, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं, जबकि इसको तो रिकॉर्ड करना था IFRS 9 के मुताबिक। ठीक है। अच्छा, अब आपने मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी। DL ने इन्वेस्टमेंट की है जुबिलेंट में, और इन्वेस्टमेंट किस में हो रही है? शेयर्स में हो रही है या डेट इंस्ट्रूमेंट में? शाबाश, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट। और शेयर्स की इन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट किस पे मेजर की जाती है? फेयर वैल्यू थ्रू, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। शाबाश, किस पे मेजर की जाती है? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तो IFRS 9 के मुताबिक हमने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस के मुताबिक रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी। अभी हम इसको रेक्टिफाई करते हैं और इसकी रिवाइज्ड अमाउंट भी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बच्चे, एक दूसरा इशू भी पॉइंट आउट किया है, उसमें क्या है जी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो बॉन्ड्स पे इंकर की गई है उसे एसेट बना लिया गया। अच्छा, अब वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कौन सी है? इंकर्ड ऑन बॉन्ड्स इशूड। जब बॉन्ड इशू किए हैं DL ने फाइनेंशियल लायबिलिटीज जब इशू की, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को इशू करते हुए जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहलाती है। वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एसेट बना डाला है और उसको क्या किया जा रहा है? अमोर्टाइज किया जा रहा है 5 इयर्स की बेसिस पर। तो बिल्कुल गलत है, आपको पता है। हम क्या करते हैं, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट हो तो हम अमोर्टाइज कॉस्ट के केस में इनिशियल मेजरमेंट करते हुए पहले रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये किसके केस में करते हैं? अमोर्टाइज कॉस्ट के केस। अच्छा, अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पे मेजर किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी को मेजर करने के दो ही मेथड है, एक है एट अमोर्टाइज कॉस्ट और दूसरा है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तो अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस होगा तो फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट करेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट हो जाएगी। बट इन केस के अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पर मेजर किया जाएगा, सब्सिक्वेंटली इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी? एट अमोर्टाइज कॉस्ट। तो फिर तो उसको फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे मेजर किया जाएगा इनिशियली, और अमोर्टाइज वैल्यू पे उसको एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो पढ़ते हैं फर्दर, हाफ ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड 30th जून 2020, 30th जून 2020 को जितना भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो एक्रू कर लिया गया, रिकॉर्ड कर लिया गया हुआ। तो अब देखते हैं, 1 जुलाई 2021 को ये फाइनेंशियल लायबिलिटी इशू हुआ, तो 30 जून 2022 तक साल भर ही बनता है ना, एक साल बन जाता है। तो उस एक साल की 6 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट वो 6 मंथ्स का ही बनता है ना 31 दिसंबर पे, ठीक है ना। 1 जुलाई 2021 को अगर इशू हो रहे हो तो पूरा साल भर कब मुकम्मल होगा? 30th जून 2022 को। अच्छा, अब रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2021। इस डेट से इस डेट तक टोटल मंथ्स कितने बनते हैं बच्चे? 6 मंथ्स बनते हैं। तो वो हाफ ईयर हो गया ना। बात क्लियर हो गई? जी बच्चे।
बच्चे 1 जुलाई 2021 को डीएल ने 6000 बॉन्ड्स, 1000 रुपया उसकी फेस वैल्यू है। 1000 रुपया कौन सी वैल्यू है? फेस वैल्यू। इसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, इसको पार वैल्यू भी कहते हैं। इशू कितने पे किए? 50 रुपए के डिस्काउंट। अच्छा अब आप मुझे बताइएगा 1000 रुपए का अगर बॉन्ड हो, 50 रुपए डिस्काउंट दे दिया जाए इस पे, तो आप मुझे बताइएगा बॉन्ड इशू कितने में हो रहा है? जल्दी से कैलकुलेट करें खुद से। 1000 पार वैल्यू फेस वैल्यू, 50 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है इशुएंस के वक्त, तो कितने रुपए का इशू हो रहा है? 950 रुपए का पर बॉन्ड इशू हो रहा है। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो एसोसिएटेड है इशुएंस ऑफ बॉन्ड के टाइम पे वो 20 रुपए पर बॉन्ड। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? 20 रुपए पर बॉन्ड। अच्छा कूपन इंटरेस्ट रेट है 11%। कूपन रेट कितना है? 11% पर एनम और एनुअली पेएबल है, जबकि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 13% पर एनम। देखिए एग्जामिनर ने खुद बताया है सबसीक्वेंटली इसको मेजर किस पे करना है? एट अमोर्टाइज कॉस्ट। इसका मतलब है एट अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब है अब इसमें से हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करना होगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक बॉन्ड को इशू करते हुए कितनी है? जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, एक बॉन्ड को इशू करने में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी इंकर करनी पड़ रही है? 950 रुपए फेस उसकी वैल्यू है जिसपे इशू हो रहा है, और 20 रुपए ट्रांजैक्शन की कॉस्ट। अब ये कितने का एक बॉन्ड इशू हो रहा है? एक्चुअली 930 रुपए। ये लाभ। ठीक हो गया जी? इतने पे हमें रिकॉर्ड करना है इनिशियल, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा टोटल इशू कितने किए जा रहे हैं? 6000 बॉन्ड्स। तो अब आपको करना क्या है? 930 इंटू 6000। अब ये आपके पास इशूड वैल्यू बन जाए 6000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 930, ये हो गया 558000। इतने पे इशू हो रहा है। जी बात समझ में आई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? ठीक हो गया ना? तो इतने पे इशू हो रहा है। तो अब हम इसकी वर्किंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। जहां पे आपको दिक्कत हो आप जरूर मेरे से डिस्कस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बच्चे, हम इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने एक पैटर्न बनाया हो, ठीक है? उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने कहा था सीक्वेंस से हमने जो इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड किया हम वो लिखेंगे। सबसे पहले एग्जामिनर ने हमें बताया हुआ है टोटल एसेट्स का, तो हम सबसे पहले लिखते हैं फिगर टोटल एसेट्स। अच्छा इसी तरह से बचे नेक्स्ट वन कॉलम में टोटल लायबिलिटीज। थर्ड वन बचे नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया जी बच्चे? ये इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने हमें बताई। अच्छा मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, क्लासेस के दौरान मैं आपको बताता जा रहा था और आपको याद भी होगी ये बात इंशाल्लाह, कि जब भी एग्जामिनर हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, जिस फॉर्मेट पे एग्जामिनर हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा हम आंसर भी उसी फॉर्मेट में करेंगे, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। जब तक हम एग्जामिनर मेंशन नहीं कर देता कि आपने इसका आंसर इसमें करना है, इस डिनोमिनेशन में करना है। जैसे अब देखें इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें बताया होगा कि आपने आंसर करना है रुपीज इन थाउजेंड्स, मेंशन तो कुछ नहीं किया। हम इसका आंसर भी किस में कर रहे हैं? रुपीज इन थाउजेंड्स में हम इसका आंसर करेंगे, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। जिसमें क्वेश्चन गिवन होगा हम आंसर भी उसी में करेंगे और हम अपनी वर्किंग भी उसी में करेंगे। ठीक है जी बच्चे? तो अब सबसे पहला जो इशू है वो इशू का नेम कि इन्वेस्टमेंट, उसको हमें सही से रिकॉर्ड करना है। जी सबसे पहले तो हमारे पास इंफॉर्मेशन में है एज पर गिवन इन क्वेश्चन। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है इन क्वेश्चन वो हम फिगर लिखते हैं एज पर गिवन इन क्वेश्चन। जो फिगर्स एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किए हम सबसे पहले वो लिखते हैं। तो देखिएगा बच्चे, एग्जामिनर ने हमें सबसे पहले
टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज और नेट प्रॉफिट की फिगर बताओ। टोटल एसेट्स की फिगर है 43,500, टोटल लायबिलिटीज 12,300 और 4573, नेट प्रॉफिट 4,000। ठीक है जी। तो बच्चे सबसे पहले फिगर है 43,500 टोटल एसेट्स की। अच्छा बच्चे इसी तरह से टोटल लायबिलिटीज 12,300, 12,300 और नेट प्रॉफिट की फिगर बचे 4573, 4573। जी बात क्लियर हो गई जी बच्चे। अच्छा दो दो इंफॉर्मेशन हैं जी। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, उसको करेक्ट, ठीक हो गया जी बच्चे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। अच्छा बच्चे इन्वेस्टमेंट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, जब हम, मैं आपको बात समझाने लगा हूं, जरा अच्छे से समझिएगा। वर्किंग नंबर 1 मैंने लिख लिया, लेकिन बात समझानी है मुझे। आपको पता है मेथड ऑफ इक्विटी, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, पहले उसको समझ ताकि हमें बात अच्छे से समझ में। इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हम सबसे पहले क्या किया करते थे, इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया करते थे एट कॉस्ट। जितनी भी अमाउंट होगी वो हम एट कॉस्ट पे लिखें, इसमें हम ऐड कर देते थे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। एसोसिएट से जितना भी प्रॉफिट मिला वो हम यहाँ पे ऐड कर दिया करते हैं और इसमें से लेस करते हैं डिविडेंड, जितना भी रिसीव हो गया वो बचे यहाँ से डिडक्ट कर दिया जाता है। अच्छा इम्पेयरमेंट लॉस के एडजस्टमेंट, अनरियलाइज प्रॉफिट के एडजस्टमेंट, उनको मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ कि वो एडजस्टमेंट तो इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अभी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन के बाद, अच्छा अब देखें, अगर ये तो मेथड है इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। इक्विटी मेथड में अब जो इंफॉर्मेशन ये रिपोर्ट होगी, इंफॉर्मेशन ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में लिखी जाएगी। इसका मतलब है इक्विटी मेथड के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट को इस फिगर से, इस अमाउंट से लिखा। अब मैं उसकी वर्किंग करके भी आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली उन्होंने इन्वेस्टमेंट को कितनी अमाउंट से लिखा हो, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो, बात अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? जी जल्दी जल्दी से मैं वर्किंग करता हूँ, यहाँ पे फिगर भी लिख देता हूँ। जी बच्चे 40,000 शेयर्स हैं, 80 रुपए का एक शेयर। तो जी मैं वर्किंग कर रहा हूँ, 40,000 रुपीज इन थाउजेंड्स में डेटा है ना, 40,000 शेयर्स बाय की और एक शेयर है 80 रुपीज का। तो आप मुझे बताइएगा इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी बन गई? इन्वेस्टमेंट की अमाउंट सिंपल सी 3200। इंफॉर्मेशन किस में ले रहे हैं? रुपीज इन थाउजेंड्स, डिनोमिनेट कर रहे हैं रुपीज इन थाउजेंड्स। अच्छा अब शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, एसोसिएट से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, देखिए पूरे साल भर का प्रॉफिट एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन में बताया 2.4 मिलियन का, ये प्रॉफिट बताया पूरे साल भर का। अच्छा अब देखिए 2.4 मिलियन है ना, तो जी मैं इसको 2400 ही लिख देता हूँ। अच्छा ये प्रॉफिट तो है पूरे 12 माह का, बट 12 माह तो हमने नहीं, हमने तो इन्वेस्टमेंट की थी ये कम फरवरी को, तो 11 मंथ्स की। अच्छा अब ये सारे का सारा प्रॉफिट तो हमें मिलना भी नहीं है, इसका कितने परसेंट है? जितने परसेंट इन्वेस्टमेंट है हमारी, वो है टोटल शेयर होल्डिंग का 15%। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट की अमाउंट कितनी बन गई? शेयर ऑफ प्रॉफिट की अमाउंट है, कैलकुलेट करके मुझे बताइए ना, 2400। जी मैं भी कैलकुलेट करता हूँ,
कैलकुलेटर पे 2400 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, 2200 बनी 11 मंथ्स की। इसका 15% 330 जी, ये 330 इसमें ऐड कर दिया। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब डिविडेंड। डिविडेंड के लिए एग्जामिनर ने हमें बताया कि पर शेयर 5 रुपए का डिविडेंड पे किया। ये देखिए, पर शेयर कितने रुपए का डिविडेंड पे किया? 5 रुपए का। तो देखिए बच्चे, शेयर कितने हैं जी बच्चे? शाबाश, रुपीज इन थाउजेंड्स में ना, तो 40 लिख देता हूँ। 40,000 शेयर्स हैं। हमने इंफॉर्मेशन रुपीज इन थाउजेंड्स में प्रेजेंट किया है, तो मैंने सिर्फ 40 लिख दिया। अच्छा, 5 रुपए पर शेयर, ठीक हो गया जी, 5 रुपीज पर शेयर। तो डिविडेंड की अमाउंट कितनी बन गई? 200 माइनस कर दीजिए। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुई है इतनी अमाउंट। ये बात क्लियर होगी थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? अच्छा, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉर्डिंग हुई है वो इतने से हुई है, 3200 प्लस 330 माइनस 200, कितने से रिकॉर्ड हुई है? 3330 रुपए से। अच्छा, अब ये तो था इक्विटी मेथड। अब मैं आपके साथ करता हूँ कॉस्ट मेथड। अगर हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, फेयर वैल्यू मेजरमेंट अभी फॉर द टाइमिंग इग्नोर करें। फेयर वैल्यू एक सिंपल सी एडजस्टमेंट है, वो मैं एट द एंड वो भी आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब इस केस में हमें करना क्या है? इन्वेस्टमेंट को, जितनी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट की गई है वो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो तो अमाउंट वही आएगी जो हमने पहले कैलकुलेट की है, वो 3200 की अमाउंट रिपोर्ट होगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट से इतने से ही रिकॉर्ड करें। बट जैसे ही डिविडेंड मिलना था, डिविडेंड की अमाउंट रिकॉर्ड होनी थी अदर इनकम में। डिविडेंड की अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर इनकम में रिकॉर्ड होनी थी, और वो कितने से? 5 रुपए पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 40,000 शेयर्स है, रुपीज इन थाउजेंड्स में फिगर है, मैं सिर्फ 40 लिख रहा हूँ। तो डिविडेंड कितने से रिपोर्ट होना है? 200 से। इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट 200 से इंक्रीज होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट कितने से? 3200। अब देखें जरा, बात समझिएगा। देखें, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 3200 से रिकॉर्ड होनी हुई है, रिकॉर्ड होनी भी 3200 से चाहिए। ये तो बात ठीक हो गई। इसको तो हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं। मगर क्या आपको पता है कि कॉस्ट मेथड के अंदर हमने प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया किसी जगह पे? प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है? फिर तो नहीं रिकॉर्ड होता। प्रॉफिट तो किस मेथड में रिकॉर्ड होता है? इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। तो 330 रुपए से हमें इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी बच्चे? इसको रिवर्स करना पड़ेगा। प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए था। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब इसके लिए एंट्री क्या पोस्ट हुई है, मैं वो दोनों एंट्रीज पोस्ट करके आपको वो भी समझा देता हूँ। देखिएगा बच्चे, सबसे पहले इक्विटी मेथड के अंदर जो बुक्स में एंट्रीज पोस्ट हो चुकी हुई है, रिकॉर्डिंग हो चुकी हुई, मैं बताता हूँ। हमने एंट्री क्या रिकॉर्ड की थी? हमने एंट्री रिकॉर्ड की कि प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में ऐड कर दिया। तो एंट्री क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट। और क्रेडिट किसे कर दिया जी? क्रेडिट किसे कर दिया? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। ठीक हो गया जी बच्चे? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्या हुआ? ये इंक्रीज हो गया, और ये हमने लिखा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। अब हमें इस पूरी को रिवर्स करना हो। हमने किया क्या था? हमने किया था इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन इनकम। अब हम जब रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करते हुए हमें क्या करना होगा? एसेट को डिक्रीज करना होगा। शाबाश, बिल्कुल सही हो गया। कितनी अमाउंट से? 330 रुपीज से। और इसी तरह से शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट कितने से हमें रिवर्स करना होगा? 330 से। तो पहली एडजस्टमेंट का इफेक्ट मैं आपके सामने लिखने लगा हूं।
तो क्या लिखूंगा कि रिवर्सल हो रही है, किसकी रिवर्सल हो रही है, रिवर्सल ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट। रिवर्सल ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, रिवर्सल हो रही है किसकी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, किससे, फ्रॉम एसोसिएट्स। अच्छा, अब इस सूरत में क्या होगा, 330 से एसेट डिक्रीज कर जाएगा, लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं, बट 330 से नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज कर, देखिए ना, यही इफेक्ट हम, ये आपने पढ़ा है ना। देखिए हमने क्या एंट्री पोस्ट की, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एसेट इंक्रीज किया, जब रिवर्स करेंगे तो एसेट डिक्रीज हो जाएगा 330 से। अच्छा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शेयर ऑफ प्रॉफिट 330 से लिखा था, जिससे हमारी इनकम 330 से बढ़ गई, जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस भी 330 से डिक्रीज कर जाएगा, तो प्रॉफिट की फिगर भी 330 से डिक्रीज कर गई, और साथ ही साथ 330 से टोटल एसेट्स भी डिक्रीज कर, ठीक हो गया। तो ये एक इफेक्ट तो हमें समझ लिया, ये रिवर्सल का इफेक्ट, ये हमने इनकॉर्पोरेट भी कर दिया, क्योंकि कॉस्ट मेथड में प्रॉफिट तो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे। हाँ, अब बात समझते हैं डिविडेंड। ये डिविडेंड, देखिए डिविडेंड जब रिसीव हुआ इक्विटी मेथड के अंदर, तो हमने एंट्री क्या पोस्ट की, इसकी एंट्री मैं कोशिश करूंगा आपको जैसे करेक्ट और रेक्टिफाई करके हम पोस्ट करते हैं वैसे समझा सकते। इस केस में एंट्री क्या पोस्ट हुई, इस केस में एंट्री पोस्ट हुई थी बैंक डेबिट, बैंक को डेबिट किया, और क्रेडिट किसे कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट कर दिया, कितने से, 200 से, 200 से। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या हुआ, एक तरफ तो एसेट बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, दूसरी तरफ इफेक्ट क्या हुआ, एक एसेट हमारा डिक्रीज हो गया। देखिए हमने यही काम किया हुआ है ना, एसेट को डिक्रीज कर दिया, एसेट में से डिक्रीज, ये नेगेटिव नहीं हो रहा, एसेट डिक्रीज नहीं कर रहे हम, जब एक्चुअली डिविडेंड प्रॉफिट में 200 शामिल था ना, हमें 330 रुपए का प्रॉफिट रिसीव होना चाहिए था। इक्विटी मेथड में हमने यही कहा था ना कि एसोसिएट को जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 15% हमारा है, हमने 330 रुपए लिख लिया। अब अगर 330 रुपए में से हमें 200 रुपया रिसीव हो गया, तो क्या हम 200 रुपया माइनस ना कर दें 330 रुपए में से, क्योंकि हमने तो टोटल प्रॉफिट की फिगर लिख ली हुई है। अब उस प्रॉफिट में से ही तो हमें डिविडेंड मिल रहा है ना, तो बच्चे हमें हमने ये एंट्री पोस्ट कर दी थी। अच्छा, अब कॉस्ट के अंदर होता क्या, ये एंट्री कैसे होनी चाहिए, ये तो इक्विटी में हुई हुई है, कॉस्ट में ऐसे होनी चाहिए थी, कैसे होनी चाहिए थी, होनी ये चाहिए थी कि बैंक को डेबिट करना चाहिए था, बैंक डेबिट ही होना चाहिए था, और हुआ भी डेबिट हुआ हुआ, बट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करना था, अदर इनकम को करना था 200 से। अब इसका इफेक्ट क्या होना था, एक तरफ तो एसेट बढ़ गया और वो बढ़ाया भी हुआ है, दूसरी तरफ इनकम को बढ़ाना था। अब आप इन दोनों को कंबाइन करके मुझे बताएं रेक्टिफाई कैसे करेंगे, बताएं जरा गौर से बताएं मुझे। ये क्रेडिट हो गया, इसको नहीं होना चाहिए था, तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए। बात समझ आ गई, क्योंकि इक्विटी मेथड में हमने क्या किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट किया हुआ है, प्रॉफिट में से डिविडेंड की अमाउंट को माइनस किया हुआ है, तो हमें इसके इफेक्ट को खत्म करना है, इसको भी तो रिवर्स करना है ना। तो हमने इसको बचे, हमने इसको क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना होगा। और दूसरा इफेक्ट, ये रिकॉर्ड होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 200 से क्रेडिट कर, बात समझ में आ गई। तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, इस तरफ इंक्रीज इन एसेट और दूसरी तरफ बचे इंक्रीज इन इनकम हो जाएगी, इसका इफेक्ट रिवर्स हो गया और इसका इफेक्ट रिकॉर्ड हो गया, इसके इफेक्ट को हमने रिवर्स कर दिया और इसके इफेक्ट को हमने रिकॉर्ड कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग करने लगा हूं बच्चे, जरा देखिएगा आपको बात समझा पाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड का इफेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिविडेंड की वजह से क्या इफेक्ट हुआ, 200 से बच्चे हमारा एसेट भी बढ़ गया, ऐसे ही हमने एंट्री पोस्ट की है ना, लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं,
और सेकेंडली प्रॉफिट भी हमारा 200 से इंक्रीज करके आया, ये हमने एंट्री पोस्ट की हुई है, ये देखिएगा, ये आपके साथ ठीक हो गया जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? चलिए यहाँ तक तो बात हमारी हो गई। लेकिन अब ये IFRS 9 के मुताबिक हमें इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को लिखना है फेयर वैल्यू पे, तो अब इसमें फेयर वैल्यू गेन है या फेयर वैल्यू लॉस है, हमें वो कैलकुलेशन करनी, तो वो कैलकुलेशन कर देखिए 31 दिसंबर 2021 पर शेयर फेयर वैल्यू, शेयर एक शेयर की फेयर वैल्यू है 70, जबकि जिस दिन इन्वेस्टमेंट की थी 1 फरवरी 2021 को, उस दिन फेयर वैल्यू 80 रुपए थी। अच्छा, अब पर शेयर लॉस कितने का हो गया? 10 रुपए का लॉस है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो आपको अगर लॉस ऑन रीमेजरमेंट कैलकुलेट करना है, तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे जी। कितने? 10 रुपीज का लॉस है, मल्टीप्लाई बाय 40,000, पूरा नहीं लिखते, 40 लिख देते हैं क्योंकि हम वर्किंग भी उसी में कर रहे हैं डिनोमिनेशन में, तो बच्चे ये होगी 40,000। तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? लॉस ऑन रीमेजर, पर शेयर लॉस आ रहा है ना, कैलकुलेट हो रहा है। देखिए जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी 80 रुपए, उस वक्त उसकी वैल्यू हमने पे की, 31 दिसंबर में उसकी वैल्यू सिर्फ 70 रुपीज की रह गई, तो पर शेयर लॉस नहीं हो गया 10 रुपीज का? 80 रुपए में इन्वेस्टमेंट की, अगर आज उसे बेचते हैं तो सिर्फ उसके बदले में 70 रुपीज रिकवर होंगे हमें, तो 10 रुपी पर शेयर हमारा लॉस बन गया, तो लॉस ऑन रीमेजरमेंट 400। ठीक होगा जी बच्चे? अच्छा बच्चे, अगर इस लॉस को हम रिकॉर्ड करें तो एंट्री क्या होगी? एंट्री ये होगी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 400 से डेबिट हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट वो हम मेजर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, IFRS 9 के मुताबिक हमने इसकी करेक्शन कर दी, 400 से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक हो गया जी बच्चे? तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट। इफेक्ट क्या होगा बच्चे? एक्सपेंस बढ़ गया, जब भी एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस के बढ़ने से आपको पता है प्रॉफिट डिक्रीज कर जाता है, प्रॉफिट डिक्रीज कर जाता है, और दूसरी तरफ एसेट भी डिक्रीज करता है, तो हमें प्रॉफिट भी डिक्रीज करना है और साथ ही साथ एसेट भी डिक्रीज करना है। तो इसका इफेक्ट हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम लिखेंगे लॉस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एसेट्स में से 400 रुपीज डिक्रीज कर दें, लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं, प्रॉफिट में से भी 400 रुपीज लेस। जी, बात समझा पाए हो? कोई इफेक्ट तो नहीं है? कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, पहला इशू हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, अब दूसरा था फाइनेंशियल लायबिलिटी का, सेकंड वन है फाइनेंशियल लायबिलिटी। जी बच्चे, हम इसको भी सॉल्व करते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी के। ठीक होगा जी बच्चे? जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में एग्जामिनर ने कहा था कि उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अपना एसेट बना दिया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो एसेट नहीं होता। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अपना एसेट बनाया होगा, और एसेट बना के क्या किया जा रहा है? इसको 5 इयर्स की बेस पे वो अमोर्टाइज कर रहा है, वो 5 इयर्स पे इसे अमोर्टाइज करेगा। ये बात तो ठीक नहीं है। देखिए उसने कहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो बॉन्ड्स पे इंकर हुई है उसे रिकॉर्ड किया एसेट, और उसे अमोर्टाइज किया जा रहा है किस बेसिस के ऊपर? ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। अच्छा, अगर मैं यहीं पे वर्किंग करूं आपको समझाने के लिए, तो अब आपने बात को समझना। ट्रांजैक्शन कॉस्ट टोटल कितनी इंकर हुई है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट एग्जामिनर ने हमें बताया है कि हर बॉन्ड पे 20 रुपए, तो देखिए एक बॉन्ड पे 20 रुपए है, मल्टीप्लाई बाय 6,000 की फिगर बच्चे मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन रुपीज इन थाउजेंड्स में लेनी है ना, तो हमसे गलती ना हो जाए। तो बचे 6 इंटू 2 20, हो जाएगी 120, 120 हो जाएगी ना। 6 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो ये फिगर कितनी बन जाएगी, 120। अब ये ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है टोटल, जिसको एसेट बना दिया गलती से। अब इसको अमोर्टाइज कर रहा है, और अमोर्टाइज जो मैनेजमेंट कर रही है वो किस तरह से कर रही है, ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। इसका मतलब है 120 डिवाइड करें 5। अच्छा, इसको इशू किस डेट पे किया गया, यकम जुलाई। यकम जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 12। कितने पीरियड बनता है, 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये फिगर आप कैलकुलेट करें, 120 डिवाइडेड बाय 5, 24। अच्छा, अगर पूरा साल होता तो 24, बट ये तो 6 मंथ्स है, डिवाइडेड बाय 12। ये फिगर बन गई 12। इसका मतलब है 12। जी बच्चे, ये फिगर है 12। 120 में से 12 लेस कर तो 108। एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को गलती से कैपिटलाइज किया हुआ है, एसेट बनाया हुआ है, इस वक्त किताबों में 108 रुपए से एसेट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है हमें इस एसेट को तो किताबों में से खत्म करना है। ये 108 रुपए का एसेट नहीं है, और इसको एक्सपेंस बनाया हुआ, इसको एक्सपेंस बनाया हुआ है, ये एक्सपेंस नहीं है। और ये इतने रुपए से किताबों में आज एसेट शो हो रहा है, ये एसेट नहीं है। तो हमें इन दोनों को रिवर्स क्या करना है, एक्सपेंस हमें 12 रुपए से कम करना है। अब मुझे बताएं, अगर एक्सपेंस 12 रुपए से कम हो जाए, बड़े गौर से मुझे जवाब दीजिएगा, अगर एक्सपेंस को मैं 12 रुपीज से डिक्रीज करूं तो मुझे बताइएगा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा। शाबाश, जल्दी से बताइएगा। जी शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का फर्स्ट वन इफेक्ट मैं रिकॉर्ड करने लगा हूं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 12 रुपीज से एक्सपेंस मैंने कम किया, एक्सपेंस मेरा कम होगा तो प्रॉफिट मेरा 12 से इंक्रीज कर जाएगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, अब दूसरी बात मुझे बताइएगा, 108 रुपए से ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एसेट बना हुआ है, आज भी किताबों में लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2021 पे। क्या हमें ये एसेट रहने देना चाहिए, नहीं ना। ये एसेट में से डिक्रीज कर दें, 108 रुपए से ये एसेट भी डिक्रीज। बात क्लियर होगी जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अभी लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट। अच्छा, अब दूसरी बात, दूसरा इफेक्ट देखिए, हमने पहले ही पढ़ लिया कि इसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए, सॉरी अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना। तो जब अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे तो इनिशियली इसको मेजर कितने पे करना है, 5580 पे मेजर करना। इनिशियली इसको किस पे मेजर करना था, 5580 पे मेजर करना। फाइनेंशियल लायबिलिटी कितने से मेजर होनी थी, 5580। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये एक्सपेंस भी तो कर दिया, ये भी तो कर दिया, ये 120 का इफेक्ट अभी नहीं लिखा हुआ। ये इफेक्ट क्या, कहाँ लिखना है, देखें। अगर मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊं तो आपने बड़ी तवज्जो से बात को समझनी है। अब ये कैलकुलेशन आपको मैं यहीं पे सामने कर देता हूँ बिल्कुल आसानी से, ताकि समझ में आए बात। देखें, 950 रुपए का एक बॉन्ड इशू हो रहा है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 लिख रहा हूँ सिर्फ, 6000 थाउजेंड्स में है ना, तो 6, तो 950 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके मुझे बताइएगा, 950 इंटू 6, 6000 है ना बेसिकली। ये फिगर है 5700। शाबाश, 5700। अब इसमें से माइनस करनी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि हम इसको मेजर कर रहे हैं किस पे, एट अमोर्टाइज कॉस्ट। 120 लेस कर दें, फिगर कितनी बन जाती है जी, मुझे बताइएगा, ये फिगर कितनी बनेगी अगर इसमें से मैं 120 लेस कर दूं, 5580। शाबाश, आप सही कैलकुलेट कर रहे हैं, 5580। देखें, ये वही फिगर नहीं है जो हमने ये कैलकुलेट की हुई है 5580, बट हमने रुपीज इन थाउजेंड्स में लिखी हुई है फिगर, तो 5580। इसका मतलब है 120 का इफेक्ट हमने क्या करना है,
लायबिलिटी में से भी डिडक्ट करना है। शाबाश, ये जो मैंने भी आपको बात समझाने के लिए फॉर द टाइम बिंग कहा था, अभी लायबिलिटी के इफेक्ट को इग्नोर करें। तो अब देखें, ये लायबिलिटी में से 120 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक सब बातें समझा पाया हूँ? किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया, ठीक हो, ठीक है जी। चले, आपको एंट्री एंट्री की कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? चले, एंट्री की कंफ्यूजन हो रही है तो एंट्री पास करके मैं आपको समझा सकता हूँ। ये देखें, ये मैं आपके ये सामने एंट्री पोस्ट करता हूँ जी। एंट्री क्या होगी? फाइनेंशियल लायबिलिटी 120 से बॉन्ड्स है ना। अच्छा, इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा रिकॉर्ड किया हुआ है 12 से 108 किससे? एसेट्स। देख ले, टोटल इफेक्ट हमने रिकॉर्ड कर दिया। क्या इफेक्ट रिकॉर्ड हुआ? लायबिलिटी डिक्रीज हुई, कितने से डिक्रीज हुई? 120 से। ये डिक्रीज नहीं की 120 से। शाबाश, बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरह से ये हमारा एक्सपेंस अगर डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन एक्सपेंस, तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए, प्रॉफिट आपने इंक्रीज नहीं किया 12 से। एक्सीलेंट। और थर्ड वन एंड द लास्ट वन क्या हुआ? डिक्रीज इन एसेट। एसेट को भी 108 से डिक्रीज करना है। आपने एक एसेट बना दिया जो कि वो आपका एसेट है ही नहीं, आपने 108 से एसेट भी डिक्रीज कर दिया। अब बात क्लियर होगी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब बातें क्लियर? अब यहीं पे ना मैं एक आपके साथ वर्किंग करके आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये वर्किंग नंबर 4 हमारी है। देखिए, सबसे पहले हम करते क्या थे? ओपनिंग बैलेंस। किसका? अमोर्टाइज कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और इंटरेस्ट एक्सपेंस किस पे होता है? एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 13%। इसी तरह से बच्चे इंटरेस्ट पेड, वो कितना हो बच्चे? वो एट द रेट ऑफ होता है 11%। सही है ना? कूपन रेट की बेस पे। और लास्ट पे ये होता है क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली पेमेंट तो नहीं हुई, क्योंकि वो तो एनुअली होनी है, बट हम 6 मंथ्स की वर्किंग कर देते हैं, एक्चुअली पेमेंट नहीं। ठीक है ना? एक्चुअली पेमेंट नहीं है, लेकिन एट अमोर्टाइज कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हुए हम जरा वर्किंग करते हैं। ओपनिंग बैलेंस मुझे बताइएगा किस पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है? हमने वर्किंग की हुई है 5580, ये बैलेंस है। वर्किंग आपने करनी है मेरे साथ साथ। 5580, 5580। अच्छा, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस की वर्किंग कीजिएगा। 5580 इंटू 13% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। जी, बात समझ में आ गई है जी? 5580 मल्टीप्लाई करते हैं, 5580 मल्टीप्लाई बाय 13%। ठीक हो गया? 725.4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। ये फिगर है 362.7। फिगर कितनी बन गई है? 362.7। वो ऐड होगी। अच्छा, अब इंटरेस्ट पेड की वर्किंग के लिए, इसकी वर्किंग के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए बच्चे, ये हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, तो 6000 फेस वैल्यू पे है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा किस पे? 11% कूपन रेट। अच्छा, अब ये भी 6 मंथ्स के लिए 6 डिवाइडेड बाय 12। तो बच्चे कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। 6000 का बच्चे 11%, 11% बनता है 660 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये फिगर बनी 330। कितनी अमाउंट है? 330। माइनस कर दीजिएगा 330। तो टोटल फिगर अब हम कैलकुलेट करते हैं। 5580 प्लस 362.7 माइनस 330, तो ये होगा 5612.7। ठीक हो गया जी बच्चे? 5612.7। अच्छा, अब हमें करना क्या है? करना ये था कि उसने गलती से, देखे, अब क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम सिर्फ उतनी यूज करें। इस क्वेश्चन में ये तो मैंने आपको सिर्फ पूरी वर्किंग करके बता दी। इस क्वेश्चन में देखें, उसने कहा कि फर्दर हाफ इंटरेस्ट टू बी पेड, जो पे किया जाना है उसको एक्सपेंस बना दी है।
पे कितना किया जाना है जिसको एक्सपेंस बना दिया। अब ये बात समझते हैं, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्चुअली होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस होना चाहिए 362.7 का होना चाहिए, ये एक्सपेंस होना चाहिए था। बट एक्चुअली उसने इंटरेस्ट जो पे होना है उसको बना दिया एक्सपेंस। इंटरेस्ट कितना पे होना है, 330 का एक्सपेंस बना दिया। तो एक्सपेंस जितने से बनना चाहिए था और जितना बना उसके दरमियान का डिफरेंस कितने से मजीद 32.7 का मजीद एक्सपेंस आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 32.7 का फर्दर एक्सपेंस आपको रिकॉर्ड करना। ठीक हो गया जी बच्चे, प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब इसकी पूरी एंट्री भी पहले पोस्ट कर लेते हैं ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखें इसका इफेक्ट क्या होगा। इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। अब आप मुझे बताएं 32.7 से डेबिट हो गया, 32.7 से क्रेडिट हो गया। इफेक्ट क्या हुआ, एक तरफ एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट डिक्रीज करेगा और दूसरी तरफ लायबिलिटी भी इंक्रीज कर गई। तो 32.7 ऐड भी करना है, 32.7 अपने प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में से लेस भी करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जी बच्चे इसका इफेक्ट अब हम लिखने लगे। इसका इफेक्ट क्या होगा बच्चे, फाइनेंस कॉस्ट या अमोर्टाइज कॉस्ट कितने से बच्चे 32.7, ये फिगर कैलकुलेट किया ना हमने 32.7, बिल्कुल ठीक हो गया, 32.7 ही हमने कैलकुलेट की। 32.7 से लायबिलिटी बढ़ गई, 32.7 से हमारा एक्सपेंस बढ़ा, प्रॉफिट कम हो। ठीक हो गया। तो बच्चे अभी इसका टोटल कर लीजिएगा। ये रिवाइज्ड अमाउंट्स हैं जो एग्जामिनर ने हमसे कहा था, ये अमाउंट्स हैं रिवाइज्ड। तो भी मैं कैलकुलेट भी कर देता हूँ रिवाइज्ड अमाउंट्स। तो जी बच्चे रिवाइज्ड अमाउंट कितनी बन रही है, ये मैं करता हूँ 43500, डिडक्ट करना है इसमें से 330, ऐड करना है इसमें 200, डिडक्ट करना है 400 और डिडक्ट करना है 108। जी बच्चे ये फिगर है 42862। ठीक हो गया। अब सेकेंडली हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी 12,300। अच्छा डिडक्ट करना है इसमें से 120, जी ऐड करना है 33। तो ये फिगर हो जाएगी 12212.7। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे नेक्स्ट वन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है 4573। इसमें से डिडक्ट करना है 330, 330 डिडक्ट कर दिया, 200 इसमें ऐड करना है, 200 ऐड हो गया, 400 भी डिडक्ट करना है। ठीक हो गया जी, 400 भी डिडक्ट कर दिया, 12 इसमें ऐड करना है। ठीक हो गया, और 32.7 भी इसमें से डिडक्ट करना। जी बच्चे तो ये फिगर है बच्चे 4021.7। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे ये क्वेश्चन हमने भी सॉल्व किया। मैं आपके साथ इसकी मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स भी डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, टोटल ये 7 मार्क्स का था। करेक्शन रिलेटेड टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 3 मार्क्स। जो हमने पहला पोर्शन किया इसका, इसके कितने मार्क्स थे, 3 मार्क्स थे, और हर स्टेप के 1 मार्क होगा। इसका भी 1 मार्क, इसका भी 1 मार्क और इसका भी, और इसका कंबाइन कितना बन गया, टोटल कंबाइन इसका 3। ठीक है जी। अच्छा इसी तरह से इसके करेक्शन रिलेटेड टू बॉन्ड्स, जी इसके 4 मार्क्स थे, ये 2 मार्क्स ईच होंगे फिर, क्योंकि हर एक का स्टेप ये कंपाउंड इफेक्ट है।
तो ये टोटल 4 मार्क्स का। अच्छा, अब एग्जामिनर के कमेंट्स भी पढ़ते हैं कि इसमें गलती क्या हुई। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 49% पासिंग मार्क्स, पासिंग रेशियो रही इसकी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 10%, क्वेश्चन नंबर 3 में 14%, जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है 14%। और देखें एग्जामिनर ने कहा ये द लो रिजल्ट वाज मेनली ड्यू टू लोअर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया। और देखें इसमें कहा है एंड क्वेश्चन नंबर 5 विच प्रिवेंटेड मेनी मार्जिनल केसेस फ्रॉम क्रॉसिंग द लाइन इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अबाउट 1/4 ऑफ द एग्जामिनी, तकरीबन 25%, 1/4 ऑफ द एग्जामिनी का मतलब है 25% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एक भी मार्क्स स्कोर नहीं किया इस क्वेश्चन। ठीक हो गया ना। तो बच्चे ये क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा था, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझना है। 4.1 एग्जामिनी ओनली प्रेजेंटेड इफेक्ट्स फॉर लॉस अराइजिंग, कहते हैं क्वेश्चन जो पार्ट 1 था ना, जो इशू 1 था, इसमें सिर्फ उन्होंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सॉल्व की हुई थी, इसके अलावा और कुछ भी करेक्ट नहीं किया, ना डिविडेंड का इफेक्ट, ना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। और सेकंड वन के केस में नॉट प्रेजेंटेड और वर अल्टुगेदर इनकरेक्ट, या तो इसको प्रेजेंट किया ही नहीं या किया तो ये सारी का सारा ही गलत, बिल्कुल भी नहीं ठीक। तो ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।